तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमारे 10th का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को करने से पहले हमने पीछे जो क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जो कि हमारी बेसिक क्लास है, एक वीडियो आपको एक बेसिक क्लास की मिलेगी, वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। तो सबसे पहला वर्ड आ रहा हमारा केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हम केमिकल रिएक्शन कब बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ है। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, और दूसरे कंटेनर में आपका O2 गैस है। ये भी गैस है और ये भी गैस है। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को आपने एक कंटेनर में डाला, तो आफ्टर सम टाइम ये H2O में कन्वर्ट हो गया। जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में। तो अगर मैं बात करता हूँ केमिकल रिएक्शन की, तो हम कैसे कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब कोई नया सब्सटेंस जनरेट होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज का मतलब कलर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो विदाउट एनी चेंजिंग। जैसे जब हम कलर देखते हैं किसी कंपाउंड का या किसी केमिकल का, तो आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो कलर ऑब्जर्व करने के टाइम, ठीक है। या आप किसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहे हो, तो उसमें भी आप किसी चीज़ में चेंजेस नहीं ला रहे हो। आप उसको बॉयल कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ठीक है। बॉयल करने से पहले भी वही लिक्विड था, बॉइलिंग करने के बाद भी वही लिक्विड है। जैसे सपोज अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वो बॉयल करने के पहले भी वाटर है और बॉयल करने के बाद भी वाटर है। जो वेपर बनेंगे वाटर के ही वेपर बनेंगे, उसमें भी H2O ही होगा, ठीक है। तो जब कोई नया सब्सटेंस जनरेट होता है नई प्रॉपर्टी के साथ, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस in which new substance generated या new substance formed. It is a process in which new substance with new properties are formed. इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। तो ये दोनों चीजें हमारी रिएक्टेंट है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, ये रिएक्शन के आफ्टर बना है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने देखा रिएक्टेंट जितने भी होंगे हम उन सबको प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज अगर 4 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, आपने 4 चीज़ों को मिक्स किया और इन 4 चीज़ों को मिक्स करने के बाद कोई नया सब्सटेंस बना, तो उन सबको प्लस करके लिखेंगे, ठीक है, जितना भी आप रिएक्टेंट लोगे रिएक्शन के लिए। दूसरी चीज़, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा
रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। कहने का मतलब अगर ये H2 है तो अगर इस H2 को मैं ऐसे दिखाऊंगा, सपोज ये हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और O2 लिखा है मैंने, तो ये ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो अब क्या होगा, हमने देखा हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन है, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच का बॉन्ड टूटा, इसके बीच का भी बॉन्ड टूटा और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बना। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड वो फोर्स होता है जिससे कोई भी एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बीच का टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड टूटने के बाद नया बॉन्ड बना। दूसरी चीज, हमेशा एटम अपने आप को आफ्टर रिएक्शन रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज का मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब रिएक्शन हुआ हमने देखा एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हमेशा आप याद रखना कि रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और एटम्स रीअरेंज करेंगे अपने आप को, ठीक है, हमेशा। अब इस रिएक्शन को मैं 2 तरीके से लिख सकता था। सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। इस लिखने के मेथड को हम बोलते हैं, जब भी कोई रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्ड मौजूद रहता है तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा वर्ड इक्वेशन है, हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा है। केमिकल इक्वेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन और इन टर्म्स ऑफ सिंबल, ठीक है। तो सपोज अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने देखा था हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2, ऑक्सीजन को O2 और वाटर को H2O। जितने भी मेटल होते हैं जिनकी वैलेंसी प्लस होती है हम उसको सिंगल ही लिखते हैं कभी रिएक्शन में, ठीक है। जैसे सोडियम है तो Na लिखेंगे, मैग्नीशियम है तो Mg लिखेंगे, इन सब की वैलेंसी प्लस में। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है, उनको हम 2 के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है तो 2 लिखेंगे जब भी ऑक्सीजन लिखना होगा। क्लोरीन 2, फ्लोरीन F2, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है तो N2। और एक हमारा एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जब भी लिखोगे आप H कभी नहीं लिखोगे, H2 ही लिखोगे किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से दिखा है, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हाइड्रोजन का सिंबल H है और ऑक्सीजन का सिंबल O2 है, और वाटर का अपने फॉर्मूला बनाना देखा ही है कैसे बनता है फॉर्मूला। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of reaction is known as chemical equation। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, हमेशा रिएक्शन में उसकी कंडीशन मेंशन होगी कि आपने जो रिएक्टेंट लिया वो किस फॉर्म में लिया है। अगर यहाँ पर गैस लिखा है इसका मतलब ये गैस के फॉर्म में है, और यहाँ पर लिखा है इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म में बना है, ठीक है। सपोज अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है NaCl S, इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में लिया आपने इसको, सोडियम क्लोराइड जो हमारा घर का नमक है, कॉमन सॉल्ट। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपने नमक को मेल्ट किया, लिक्विड फॉर्म में लाया हो, ठीक है। और अगर ये G लिखा है इसका मतलब ये गैस के फॉर्म में है। लेकिन अगर इसके बगल में AQ लिखा है तो AQ का मतलब होता है
वो चीज़ वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, यानी उसको हमने वाटर के अंदर डिजॉल्व करके लिया हुआ है। तो जब भी NaCl AQ लिखा है इसका मतलब है NaCl प्लस H2O, इसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि जब भी कोई चीज़ वाटर के अंदर डिजॉल्व रहती है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमेशा रिएक्शंस में जब भी आप देखोगे तो आप रिएक्टेंट की फेज को जरूर मेंशन करोगे। फेज मतलब सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन में दो टाइप की केमिकल इक्वेशन आ जाती है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है और अनबैलेंस का मतलब क्या है, ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को देखता हूँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, टोटल 4 एटम है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखा जाए तो ये एटम्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जिस भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of reactant and product are not equal, that type of reaction is known as unbalanced chemical equation। ठीक है, इसी को स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम अनबैलेंस को स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इनको इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पर इस हाइड्रोजन के मास को देखता हूँ तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो ये 2 + 32, इधर आ रहा है 34। इधर देखते हैं 2, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का 16, ये आ रहा है आपका 18। तो आपने 34 ग्राम डाला और 18 ग्राम बना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, सपोज अगर आप 10 ग्राम कोई ए ले रहे हो और 20 ग्राम बी कंपाउंड ले रहे हो, उन दोनों को जब मिक्स करोगे तो 30 ग्राम ही होगा। मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता। मास क्योंकि कभी भी क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय नहीं होता। मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it states that mass neither be created nor be destroyed. It means mass of reactant is always equal to the
मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये कहता है कि मास कभी भी क्रिएट नहीं होता। क्रिएट करने का मतलब ये कि आपने 10 ग्राम अगर ए डाला है और 20 ग्राम बी डाला है तो ये 30 ग्राम ही बनेगा, ऐसा नहीं कि 50 ग्राम हो जाएगा। तो कुछ नया भी क्रिएट नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इट स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आता है कि आप केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हो, तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आएगा क्वेश्चन तो आप लिखना टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर इसकी स्टेटमेंट लिख देना। इट स्टेट्स दैट द मास नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा ये 34 ग्राम था और 18 ग्राम था, ये इक्वल नहीं थे। अब इनको इक्वल कैसे करेंगे? तो इनको इक्वल करने के लिए सबसे पहले आप एटम काउंट कर लेना। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन करने के लिए कभी भी आप यहाँ नहीं लिखोगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी आप यहाँ करोगे। इससे क्या होगा, 2 × 2 यानी 2 ऑक्सीजन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 2 2 4, तो हम यहाँ पर भी 2 से इंटू करेंगे। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अगर मैं एटम को काउंट करूँगा तो दोनों तरफ इक्वल है। हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है बैलेंस करने के बाद। तो ये 2, इसका आपने निकाला ही था ऑलरेडी, H2 का कितना आया था, 2 ही आया था। ऑक्सीजन 2 × 16, 4 + 32 यानी 36, 2 H2 हमने निकाला था 18 था, 36। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है केमिकल इक्वेशन हमारा। तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि वाई शुड अ केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, तो लिखेंगे टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स द मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स वाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद आते हैं हम अब कि कैसे पता चलेगा आपको कि रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब कि अगर आपने कोई 2 रिएक्टेंट ऐड किए और उसमें से गैस की बबलिंग हो रही है, गैस निकल रहा है कोई भी, तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, किसी भी मेटल को जब आप डाइल्यूट एसिड में डालते हो, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है, डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा हो एसिड कम हो, और कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा हो वाटर कम हो। तो इस केस में ये बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं जिंक। जिंक में जब आप H2SO4 के अंदर डालोगे जिंक को, तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी आपको इन रिएक्शंस को के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। मैं रिएक्शन बताऊंगा आपको कैसे लिखना है। अभी आपको जब बस आपको ये देखना है कि इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है ना। गैस को हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज अगर ये ऐसे होता, H2SO4 अगर यहाँ पर ऐसे होता और आपने ये जिंक के टुकड़े डाले होते, तो जैसे डालोगे इसमें से बबलिंग होनी चली जाएगी, ठीक है। और ये बबल जो निकलेंगे, मतलब जो बुलबुले निकलेंगे, वो बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होंगे, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, कंटेनर को क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर आप अपना एसिड और जिंक डाल देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा
जिंक प्लस H2SO4 हमने डाल दिया। अब हमें पता है किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, इस पाइप को एक बीकर के साथ अटैच कर देंगे और इस बीकर में क्या करेंगे, सोप सॉल्यूशन भर देंगे। सोप सॉल्यूशन भरने से क्या होगा कि जब वो गैस यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हुए इसके अंदर एंटर करेगा तो इसमें जब निकलेगा ना तो बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। वो बबल्स आपके ऑब्जर्वेशन में आएंगे। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन नहीं निकल सकता है, पता नहीं चलेगा आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। अब इस बबल्स के पास आप जब भी बर्न कैंडल लेके जाओगे, कोई फ्लेम का सोर्स लेके जाओगे, तो ये कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग ऐसी होती है। अगर पूछेगा हाउ टू टेस्ट अ हाइड्रोजन गैस, तो लिखेंगे हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड, H2 गैस बर्न विद पॉप साउंड। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग ऐसे हो गई। सपोज मान लो किसी रिएक्शन से CO2 की टेस्टिंग कर, CO2 निकल रहा है, उसकी टेस्टिंग करनी है, तो आप CO2 की टेस्टिंग करने के लिए किसी कैंडल के पास लेके जाओ। कोई कैंडल अगर जल रहा है उसके पास आप CO2 को लेके जाओ, तो इससे क्या होगा कि कैंडल का जो फ्लेम होगा, फ्लेम साइज, क्योंकि हमें पता है कि कैंडल को बर्न होने के लिए O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने उसको CO2 दिया, तो CO2 देने से क्या होगा, उसका जो फ्लेम होगा, जो फ्लेम जल रहा था, वो फ्लेम साइज धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगा। तो इससे पता चलेगा उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसको CO2 मिल रहा है। CO2 बर्निंग में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो CO2 की टेस्टिंग हम किसी कैंडल के पास लेके जाएंगे तो कैंडल एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है ना। व्हेन वी टेक अ बर्निंग कैंडल नियर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, द कैंडल विल बी एक्सटिंग्विश, ठीक है। अगर O2 की टेस्टिंग करनी है तो ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, तो व्हेन वी टेक अ बर्न कैंडल नियर ऑक्सीजन द फ्लेम साइज विल बी इंक्रीज। अगर मान लो कैंडल की फ्लेम छोटी सी है, जैसे ऑक्सीजन मिलेगा फ्लेम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आप किसी भी दो सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हो, उसके अंदर से बबलिंग हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर रिएक्शन हुआ है। तो पहला इंडिकेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर आप किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हो, उसके अंदर से अगर गैस निकल रहा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, आप ये हेडिंग हमेशा याद रखना, किसके बेसिस पे आप रिएक्शन लिख पाओगे, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, सॉल्ट और H2। इसके बाद बात करते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब ये है कि आपने दो रिएक्टेंट को मिक्स किया, ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसका कलर चेंज हो गया, या आपने किसी चीज़ को हीट किया और हीट करने के बाद कलर चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर होता है। इसमें जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो ये बन जाता है कॉपर प्लस वाटर, ये ब्लैक होता है और कॉपर जो है वो ब्राउन होता है। तो जैसे आप हाइड्रोजन गैस पास आउट करोगे वो ब्लैक सब्सटेंस ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर कलर चेंज हुआ, ठीक है। आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अभी आपको इन रिएक्शंस पे फोकस नहीं करना है, इन रिएक्शंस को भी याद नहीं करना है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ कि कलर में चेंजेस या इंडिकेशन ऑफ रिएक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये ब्लैक से ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी हमारा रिएक्शन है। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब, सपोज कोई A सब्सटेंस है और B सब्सटेंस है, इन दोनों का टेम्परेचर है 25, और जैसे आपने इनको मिक्स किया इनका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, या ये भी हो सकता था आपने A और B को लिया, इसका टेम्परेचर 25 हो सकता था, ये 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता, या तो इंक्रीज कर जाए या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, चेंज हुआ।
ठीक है, वो चेंज कुछ भी हो सकता है, या तो इंक्रीज में चेंज हो सकता है या डिक्रीज में चेंज हो सकता है। तो हम कहेंगे इसको कि ये भी केमिकल रिएक्शन है, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब फेज का चेंज होना। जैसे सपोज हमने पीछे एग्जांपल देखा था कि हाइड्रोजन को हमने गैस फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन को गैस फॉर्म में लिया, लेकिन जब हमने इसको मिक्स किया तो ये H2O बना, वो लिक्विड फॉर्म में बना। ये दोनों गैस के फॉर्म में थे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना वो लिक्विड फॉर्म में बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पर स्टेट चेंज हुआ, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। तो हमने 4 चीज़ें देखी। ठीक है, पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा था चेंज इन कलर, तीसरा था हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चौथा था हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चौथा था हमारा चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी। इन 4 चीज़ों को देखेंगे, अगर इन 4 चीज़ों में से कुछ भी होगा तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं रिएक्शन लिखना ही बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला है हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन होना। ठीक है, तो उसकी खासियत क्या होती है कि रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से ज़्यादा लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। ठीक है, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि देखते हैं हम एग्जांपल। पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ उसका। ठीक है, द रिएक्शन in which 2 or more than 2 reactant gives only one product. This type of reaction is known as combination reaction. ठीक है, REACTI1 आप पूरा लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, सपोज मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ कुछ जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे H2 + O2, ये मिलके हमारा भी H2O बन रहा है। अभी मैं रिएक्शन के बैलेंसिंग पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बैलेंसिंग बताऊँगा रिएक्शन के। ठीक है, H2 + O2 वाटर दिया इसे, फिर मैं उसको बैलेंस कर दे रहा हूँ। बाद में बताऊँगा आपको मैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे।
कार्बन प्लस O2। तो यहाँ पर देखा हमने कि रिएक्टेंट तो एक ही है, सॉरी रिएक्टेंट तो दो या दो से ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, हमेशा प्रोडक्ट एक होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।